Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज आपका स्पीड टेस्ट नंबर 39B में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसएससी का स्पीड टेस्ट नंबर 39B देखेंगे। इसमें आज कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन के क्या सही आंसर हैं। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक सही होता है और 3 गलत होते हैं। टोटल 4 होते हैं, एक सही 3 गलत होते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना, जो 3 गलत हैं वो आखिर क्यों दिए गए हैं, क्या कारण है उनको देने का, उन पे भी ध्यान देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो एसटी है उसका नाम है 39B, एसएससी 39B। और एसएससी 39B का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है? Which of the following union territory has established of its first time women police station? लद्दाख, दमनदीप, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज वर्तमान में हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई। तो आइए मित्रों देखें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, आइए एक बार आप इसको समझिए या जानिए कौन कौन से वो हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। नंबर 2 बात करें पौंडुचेरी या पुदुचेरी। नंबर 3 की बात करें दमन एवं दीव। 4 की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, कई बार आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, सर दादर नगर हवेली नहीं लिखा हमने। बच्चों, दादर नगर हवेली को महाराष्ट्र में जोड़ दिया गया है। फिलहाल आइए देखते हैं इसका क्या सही आंसर है। तो बेटा, इसका जो सही आंसर है वो लद्दाख है। क्या इसका सही आंसर है? लद्दाख। तो हम ध्यान दें कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है, तो उसका क्या नाम है? लद्दाख। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? लद्दाख। तो जो भी हमारे बच्चे लद्दाख के साथ गए हैं, जिन बच्चों ने लद्दाख आंसर आज किया होगा, उन सभी का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को आधिकारिक तौर पे गांठदार त्वचा रोग सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है? भाई देखिए क्या है, गांठदार त्वचा रोग के लिए सकारात्मक राज्य ऐसा घोषित किया गया, वह कौन सा स्टेट है? आपके सामने 4 राज्य दिए गए हैं, माने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है या मिजोरम है। क्या है इसका सही आंसर? प्यारे बच्चों, आप बताएंगे क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, आपने किया होगा। आइए देखें, इसका जो सही आंसर है वो नागालैंड है। क्या इसका सही आंसर है? नागालैंड है। अब जानिए, पहले जब समझिए, जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी त्वचा रोग होता है, किसी व्यक्ति को कोई त्वचा रोग होता है, तो ऐसे रोग को हम कहते हैं चर्म रोग। ऐसे रोग को हम कहते हैं चर्म रोग। चर्म रोग मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं इसके विशेषज्ञ, माने चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं ये विशेषज्ञ। और अगर अब हम इनकी बात करें तो गांठ द्वार जो त्वचा रोग है वो नागालैंड में इस राज्य को भी घोषित किया गया है। नागालैंड की बात करें बच्चों तो
भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एक हिस्सा है, भारत की 7 पूर्वी बहनों राज्यों का एक हिस्सा कहा जाता है। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है। क्या है? कोहिमा है ये। और इसे ही अभी घोषित किया गया है गांठ द्वार त्वचा रोग सकारात्मक के लिए राज्य ने क्या किया, ऐसे घोषित किया है। तो मित्रों मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन ACC मैन इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023। आप देख रहे हैं इस समय एशिया कप चल भी रहा है, ठीक है, चाइना में। निम्नलिखित में से किस देश ने ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीता है? 2023 का ACC मेंस इमर्जिंग क्या लिखा हुआ है? ACC मेंस इमर्जिंग एशिया कप जीतने वाले कौन है? 4 ऑप्शन यहां दिए हुए हैं। एशिया सबसे पहले क्या है? सभी एशिया की कंट्री है, इंडिया है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो पाकिस्तान है। इसका क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर पाकिस्तान है, ठीक है। अभी आपने देखा कि ACC मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 पाकिस्तान ने जीता है। तो इसके लिए पाकिस्तान जो है बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर पाकिस्तान का है। तो मैं समझता हूं मित्रों पाकिस्तान जो है क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, इसके लिए कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। अभी अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस ही सरफेस इन साइबर स्पेस डिजाइन टू स्टील क्रूशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एनक्रिप्ट डाटा। साइबर स्पेस में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी चुराने और डेटा में एन्क्रिप्ट करने के लिए डिजाइन किए गए वायरस का क्या नाम है? यहां पे कहा गया है साइबर स्पेस में व्यक्तिगत जानकारी को चुराने, किसी भी जानकारी को चुराना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना के लिए किस वायरस का नाम दिया गया है? यहां 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, अकीरा, किरण, एकिया, एलिया। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है अकीरा। ये क्या है इसका सही आंसर? अकीरा। अकीरा एक वायरस है, अकीरा एक वायरस है जो किसी भी डेटा को चुराने माने थेफ्ट करना और क्या करना, दूसरा अगर दूसरे की बात करें तो उसे इनक्रिप्ट करने का काम होता है इसके माध्यम से, ऐसे। तो ये इसका आंसर जो है वो अकीरा सही है। अकीरा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। एक अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम 2023 ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो ध्यान दें, सबसे पहले समझें ये जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स अगर हम बात करते हैं मैंग्रोव की, तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है या मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है, मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है, अगर हम इसकी बात करते हैं 2023 में ये जो पूरा सिस्टम डेवलप किया गया, इसका डे हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई 2023। ये 23 तो ये अलग ही है, मान ली 26 जुलाई को हम लोग इसका दिवस मनाते हैं। तो 26 जुलाई जो है इसका सही आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। यस, देखिए 26 जुलाई जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जब भी बात करते हैं मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र में तो क्या उत्तर मिलेगा आपको? आपको उत्तर मिलेगा 26 जुलाई। और 26 जुलाई क्या है इसका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द मेजर बाय द स्लिंग साइक्रोमीटर? स्लिंग साइकोमीटर से क्या मापा जाता है? स्लिंग साइकोमीटर से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है एयर स्पीड, सेकंड है द वॉल्यूम ऑफ वाटर, थर्ड है डेंसिटी ऑफ मिल्क, फोर्थ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस अगर बात करें स्लिंग साइकोमीटर से क्या मेजर करते हैं
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इसे हिंदी में सापेक्षिक, सापेक्षिक ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता। तो सापेक्षिक आर्द्रता को नापा जाता है, किसके द्वारा नापा जाता है? स्लिंग साइकोमीटर। क्या नाम है? स्लिंग साइकोमीटर। PSYCHOROMETER। क्या नापते हैं इससे? सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऐसे में आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूं यहां तक के क्वेश्चंस में आप सभी को पूरा क्लियर होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम ध्यान देते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि कालिदास वॉज अ पोएट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। कालिदास निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल के दौरान एक कवि थे? ऑप्शन है अशोक है, चंद्रगुप्त सेकंड है, भद्रबाहु है या नन ऑफ दीज है। तो आइए जानिए इसका क्या सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होना चाहिए या होगा वो होगा चंद्रगुप्त सेकंड। तो आइए एक बार पहले समझ लें चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे, इनके बारे में कुछ जानकारी भी हमें मिल जाएगी इसी बहाने। अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त सेकंड की, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है इनका एक और नाम है विक्रमादित्य। प्यारे बच्चों, आपको विक्रमादित्य का नाम जरूर याद होगा या विक्रमादित्य को आप जरूर सुने होंगे। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में 9 रत्नों को आश्रय दिया था। किसको आश्रय दिया था? 9 रत्नों को आश्रय दिया। मतलब इनके भी दरबार में 9 जेम्स थे। कौन थे? 9 जेम्स थे। तो जब इनके दरबार में 9 रत्न थे या 9 जेम्स थे, तो हम एक बार देखें वो कौन कौन 9 जेम्स थे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने कभी नाम सुना होगा शंकु। शंकु, माफ करेंगे, शंकु। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, तो नंबर 2 पे आपने कभी नाम सुना होगा छप्पड़क। नंबर 3 पे बात करें वरह, वरह मिहिर। फिर अगर बात करें वरुचि, वरुचि। फिर नंबर 5 पे अगर बात करें सुश्रुत। ये वही सुश्रुत हैं जिन्होंने शल्य चिकित्सा की खोज की थी और कई बार इनका नाम विद्यार्थियों पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें घटकापर, आप लोगों ने घटकापर का भी नाम सुना होगा। फिर बात करें कालिदास। फिर अगर बात करें धन्वंतरी, धन्वंतरी। फिर अगर हम बात करें 9वें नंबर पे अमर सिंह। तो मित्रों, आपको ये दिख रहा है सामने, ये सभी जो हैं कालिदास के दरबार के 9 रत्न थे। तो इन्हीं 9 रत्न, अगर बात चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के क्या थे? 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास की भी प्रमुख एक वैल्यू थी इस दरबार में। और कालिदास जी ने ही चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित किया। कालिदास जी के द्वारा, अगर हम कहें, कालिदास जी के द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें एग्जाम्पल में आप अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख है, इसको याद रखें। इनके अलावा अन्य भी बहुत ढेर सारे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ही प्रमुख है। ऐसे इस तरह से है ये, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, आपको आंसर मिल गया होगा। इसका जो आंसर है वो आपको पता चल गया, चंद्रगुप्त सेकंड है, माने विक्रमादित्य ही इसका जो है सही आंसर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? वेयर इज द मोहनजोदाड़ो, या मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इज इन। तो अगर हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो एक बार जल्दी से थोड़ा इंडिया का मैप देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी क्लैरिटी के बारे में पता चल जाए
और ये थोड़ा और आपको एक क्लियर हो जाएगा। ऐसे ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, और अगर हम इस तरह से कहें तो ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो ये हिस्सा पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है। हड़प्पा, मोहन जोदाड़ो है, लरकाना है, चहोंदड़ो है। तो ये तीनों, ये चारों जो हैं लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान में है। अन्य जो लोकेशन है वो अलग अलग जगहों पर है। तो अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो आपको पाकिस्तान ही करना होगा मित्रों। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप जान गए हैं। तो देखिए पाकिस्तान ही जो है इसका क्या है, सही आंसर है। करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अटल पेंशन योजना के श्रमिकों पर केंद्रित एक योजना है। मतलब द अटल पेंशन योजना स्कीम फोकस ऑन द वर्कर इन द। अटल पेंशन स्कीम जो है वो किस टाइप के वर्कर के लिए है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब जो गैर संगठित हैं, असंगठित कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, जो संगठित हैं। बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। तो एक बार समझिए, जो हमारे यहाँ असंगठित मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, अगर इनकी बात करें तो इन्हीं के लिए अटल पेंशन योजना की बात की गई है। अटल पेंशन योजना की बात की गई है। तो ये है प्रमुख ऐसे। तो इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। और ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए अटल पेंशन स्कीम जो है लाई गई थी, और इस स्कीम का मतलब वही है जैसे ठेले वाले, खुमचे वाले, चाट बेचने वाले, मोची, नाई, धोबी, बढ़ई, ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, उन्हें जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे देश का विकास हो सके और उन्हें भी हम साथ में लेकर चल पाएं। अभी अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है? ऑप्शन है यूराल माउंटेन, कुन-लुन माउंटेन, बोथ ए एंड बी, और अल्टाई माउंटेन। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाला जो पर्वत है उसका सही आंसर है यूराल माउंटेन। बच्चों, नाम से क्लियर है, यूराल माउंटेन। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए पृथ्वी की, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो आप क्या देखते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में एशिया वाला हिस्सा यूरोप वाले हिस्से से जब बंटता है तो इसके बीच में यूराल माउंटेन है। कौन सा है? यूराल। तो यूराल माउंटेन क्या करता है, एशिया और अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप को आपस में क्या करता है, डिवाइड करता है। ये एशिया का हिस्सा है और ये यूरोप का हिस्सा है, और इन दोनों को आपस में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। तो ऐसे में आपका जो यूराल है वो बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाहियान विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। फाहियान ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम जानेंगे क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट
मतलब कि जिसका समय काल हमें मिलेगा 240 से 280, 280 से 319, तो 319 से 335 का समय है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें 380 से 415 है। स्कंदगुप्त ये अंतिम में रहे हैं। चूंकि बात की गई है फाहयान की, तो फाहयान किसके दरबार में आए हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आए हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। आइए जानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, इनका समय काल है 380 से लेके 415। इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री फाहयान आए थे। फाहयान आए थे, ठीक है। और जो चीनी यात्री फाहयान आए थे, इन्होंने ही चीनी सभ्यता का ज्ञान भी इनको बताया था। चीनी सभ्यता और दर्शन का ज्ञान बताया। दर्शन का ज्ञान बताया था। ये तो इसमें बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अशोक वॉज अ पैटर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिज्म काउंसिल। अशोक निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद के संरक्षक थे? आइए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको बुद्धिज्म काउंसिल्स को याद करने के लिए फिर भविष्य में कभी दिक्कत ना हो और आप आसानी से ये बता पाएंगे आइडेंटिफाई करके कि कौन सा काउंसिल कब हुआ है। तो प्यारे बच्चों एक शॉर्टकट ट्रिक आप देख लीजिए, जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो पाएंगी। अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म काउंसिल की, अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म काउंसिल की, तो बुद्धिज्म काउंसिल में टोटल अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेन्यू, फिर लिख देंगे टाइमिंग, फिर लिख देंगे किंग, फिर लिख देंगे किंग। तो अब कैसे, अगर हम वेन्यू कहें तो वेन्यू को याद करने का तरीका शॉर्ट में आप इस तरह से लिख लेंगे RVPK करके। टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग है 383 BC, सॉरी 483 BC, 383 BC, 251 BC और 100 AD। राजाओं के नामों का शॉर्टकट ट्रिक आप याद कर लेंगे AK और AK। अब आप इस माध्यम से देख पा रहे हैं, चूंकि बात की गई थी कि अशोक ने निम्नलिखित में किस बौद्धिज्म या बुद्ध परिषद का संरक्षक कराया, तो तीसरा होना चाहिए। तीसरा कैसे भाई? अशोक का टाइम पीरियड कितना है? अगर आपसे कोई पूछे अशोक, आपको पता है कि अशोक का समय काल 269 से 232 था, तो ये जो बीच का समय है वो यहीं पर टच कर रहा है, मतलब कि 269 से 232। तो अशोक ने इसको कंडक्ट कराया, अशोक ने, और कहाँ कंडक्ट करवाया? तो पी से बन गया पाटलिपुत्र। ऐसे जैसे अब जो बाकी हमारे पास बचे हैं वो देखिए, आर से हो जाता है राजगृह या राजगीर, वी से हो जाता है वैशाली, के से हो जाता है कश्मीर, ए से हो गए सबसे पहले आजात शत्रु, के से हो गए काकवर्ण, और के से हो गए अंतिम में सबसे कनिष्क। तो इस तरह से प्रमुख हैं ऐसे ये अशोक। तो ये जो आंसर है आपका इस तरह से फर्स्ट ये वाला वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मित्रों वो बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है। तो जो भी हमारे भाई और बंधु सी ऑप्शन के साथ गए हैं, सी ऑप्शन आपने किया है प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का भी कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का कहा जाता है, ठीक है।
तो देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का गोल्डन एरा क्या कहते हैं, गोल्डन एरा मतलब स्वर्ण काल। तो अगर आप यहाँ पे फिल करेंगे स्वर्ण काल तो स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो गुप्त काल का बोला गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रिसाइडेड द फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल, पहली जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी। तो आइए हम ध्यान देते हैं पहले जैन की कौन कौन सी संगतियां हुई, कौन कौन से परिषद हुए हैं। अगर हम बात करते हैं जैन परिषदी की तो जैन जैसे जैन था वैसे बौद्ध, तो जैन अगर परिषदी की बात करें, परिषदी, तो जैन की भी 2 परिषदी हुई हैं। आप परिषदी को संगीति भी कह सकते हैं, जैन की संगीतियां हुई हैं। अगर हम कहें समय की बात करें, सबसे पहले स्थान की बात करें, फिर समय की बात करें, फिर अध्यक्षता की बात करें, कौन अध्यक्षता कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो पहला स्थान जो है वो है वैशाली और दूसरा स्थान जो है वो है वल्लभी, वल्लभी, ठीक, वल्लभी। तो पहला जो वैशाली स्थान है, वैशाली स्थान को 300 ईसा पूर्व में किया गया और दूसरा जो है 512 ईस्वी में किया गया। पहले में स्थूल बाहु रहे हैं और दूसरे में भद्र बाहु रहे हैं, भद्र बाहु रहे हैं ये। तो इस तरह से जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए आपका। तो मित्रों जो पहला ऑप्शन है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, यस। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, सही है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोस्ट प्लेस विच ऑफ द टेम्परेट क्लाइमेट हैव विद इन द काइंड ऑफ सीजन, समशीतोष्ण जलवायु को अधिकांश स्थानों पर किस प्रकार की ऋतुएं होती हैं। समर है, देखो भाई क्या बात की गई है, समशीतोष्ण जलवायु की है। समशीतोष्ण का मतलब है टेम्परेट क्लाइमेट जोन की बात की गई है। तो क्या क्या ऑप्शन है, समर है, ऑटम है, बोथ ए और बी करेक्ट है या नन ऑफ दीज है, क्या है इसमें सही। तो आइए देखें, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगर हम बात करते हैं इसको पृथ्वी के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में ये हिस्सा हमारा पड़ता है इक्वेटर का, ये हिस्सा पड़ता है 23.5 नॉर्थ का। अगर हम इसके ऊपर जाएं या इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें अगर देखें तो लगभग सदाबहारीय जलवायु मिलती है, सदाबहारी जलवायु मिल रही है। अब ऐसे में इसे हम समशीतोष्ण जलवायु भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण, माने समान मात्रा में टेम्परेचर है यहाँ पर क्लाइमेट के रीजन में, ठीक। तो ऐसे में समशीतोष्ण होने में बोथ ए और बी मीन्स गर्मी का मौसम और उसके साथ साथ सर्दी का मौसम, ये दोनों आपको मिलेगा यहाँ इस तरह से, ऐसे इस तरह से दोनों चीजें जो है एक मिलेंगी। तो आपका बोथ ए और बी जो है वो दोनों करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो आइए ध्यान दें, लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश में 3 प्रमुख शासक रहे हैं, आइए देख लेते हैं जल्दी से एक बार हम लोग। अगर हम बात करते हैं लोधी वंश की, तो लोधी वंश का जो पूरा समय है वो 1451 से लेकर 1451 से लेकर और 1526 का समय है।
अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले जो राजा रहे हैं उनका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का समय 1451 से लेकर 1489 तक का था। बहलोल लोधी के बाद में अगला समय है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का समय 1489 से लेके 1517 तक का समय था। और सबसे अंतिम में जो रहे हैं उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का समय 1517 से 1526 का समय था। ये ऐसे। तो अब संस्थापक के रूप में अगर हम समझें या संस्थापक के रूप में हम कहें तो जो है कौन है वो बहलोल लोधी। तो मैंने आपसे कहा कि सी ऑप्शन जो है वो बच्चों सही है। सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या इसका सही आंसर है? जमशेद रतन जी टाटा, रतन टाटा, जीआरडी टाटा या सर दरोब टाटा? तो इसका जो सही आंसर है वो है जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा ये स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेद जी टाटा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टार्स? तारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टार्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्रेविटी, they give out the heat and the light because they are the rarely hot. Both A and B is correct और none of above. तो तारों के संबंध में अगर हम कहें तो तारों के संबंध में क्या है कि स्टार आर हेल्ड टुगेदर लेड बाय ग्रेविटी। तारों के संबंध में अगर कहें तो अगर हम सिंपल अगर एक स्टार की बात करते हैं तो एक जो तारा है मेनली वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। तारा किससे बनता है? तारा हाइड्रोजन से प्लस हीलियम से बना होता है। हीलियम से बना होता है। देन अगर हम कहें तो स्टार्च इज हेल्ड टुगेदर द ग्रेविटी। स्टार्च में अपनी खुद की ग्रेविटी होती है, माने खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है। खुद का गुरुत्वाकर्षण होता है तारे में, तो ग्रेविटी होती, इसलिए जो पहला ऑप्शन है ग्रेविटी वाला वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई मीन फर्स्ट इज द करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरेडिटी डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? सिस्टिक फाइब्रोस, होमोक्रोटोटोमसिस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ अबव? तो इसका जो सही आंसर है बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस, ये दोनों जो रोग हैं ये दोनों वंशानुक्रम रोग हैं। इसमें रक्त में कमी होती है और इसमें बॉडी के अंदर विटामिन की कमी होती है। अगला ध्यान दें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कीप इन द केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर? निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है या केरोसिन रखा जाता है? तो इसका आंसर बचपन में मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, सोडियम इज द करेक्ट आंसर। एक बार समझ लें, अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रखा जाए तो ये सोडियम का हाइड्रोक्सिल आयन बना लेता है ऐसे, और साथ में पता लगा इसके साथ वाटर के भी कंटेंट अगर जुड़ गए हों कहीं
इन्हीं एंगल से। मीन्स अगर सोडियम के साथ अगर वाटर जुड़ जाए तो ऐसे में वाटर का एक कंटेंट हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और प्लस NaOH बन जाएगा, या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो NaO सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि दो की दोनों जो हैं उचित नहीं है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हमारे लिए उचित नहीं है ये। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूएंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, प्रथम वित्त आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। हमें पता है अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं बच्चों, फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280। ये अनुच्छेद संख्या कितनी है? 280 अनुच्छेद संख्या है। अब इसमें केसी नियोगी साहब को ही रखा जाता है सबसे पहले। ये वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है करों का वितरण करना। क्या करना है? करों का वितरण करना। कहाँ कर का वितरण करना है? केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य करों का क्या करना है? वितरण करना है। और पहले अध्यक्ष कौन रहे? केसी नियोगी साहब। तो केसी नियोगी पहला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चे, जो भी हमारे केसी नियोगी के साथ जा रहे थे, जिन्होंने केसी नियोगी किया था, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इलेक्शन कमीशन इज अ बॉडी, चुनाव आयोग एक है। भाई देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन कैसा है? अगर यह संविधान में वर्णित है तो यह संवैधानिक है, माने कॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं है तो नहीं है, तो सीधी सी बात है, ये संवैधानिक बॉडी है। आइए देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की, तो हमारे भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 में निर्वाचन या चुनाव को बताया गया है, चुनाव को बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 तक, इन अनुच्छेदों तक इन्हें समझाया भी गया है। तो ऐसे में जो फर्स्ट है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, माफ करिएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। चुनाव आयोग जो है एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, ये गलत है इसमें, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही उष्णकटिबंधीय सदाबहारी संबंधों में सही है? यहां बात की गई है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनों के लिए कौन सा विषय जो है वो सही है। पहला कहता है रेडवुड एंड प्लेन आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। भाई रेडवुड और पाम ये क्या एग्जांपल है ट्रॉपिकल के। लीव्स ऑफ ट्री पत्तियों वाला झुरमुट पेड़ इसका एग्जांपल है। रिसीव द रेनफॉल लेस देन द 150 सेंटीमीटर, या बोथ ए एंड बी क्या करेक्ट है? तो ऐसे में मित्रों जो बोथ ए और बी है, मतलब फर्स्ट और ये, अगर हम बात करें बड़े वृक्ष, रेड कलर के वृक्ष और बड़े वृक्ष और झाड़ी जात झुरमुट पेड़ पाए जाते हैं, तीसरा यहाँ पे नहीं है, वो गलत है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि खाड़ी किनारे वाली गहरी और सकरी घाटी कहलाती है। अ डीप ऑफ नैरो वैली विथ स्टेप साइड इज कॉल्ड अ गॉर्ज, वी शेप वैली, नेचुरल लीव और आइसबर्ग। इसका जो सही आंसर है वो गॉर्ज है। क्या कहलाता है? गॉर्ज। अगर हम बात करते हैं किसी खाड़ी की या गहरी सकरी घाटी की, इस तरह से अगर कोई घाटी का हिस्सा है और यहाँ इस तरह पहाड़ी नुमा आकृति का हिस्सा आपको दिखता है
और कोई नदी इस प्रवाह में आके गिरती है तो ऐसे में वो गार्ज का निर्माण करती है। क्या बनाती है वो? गॉर्ज बनाती है। तो गॉर्ज इज अ करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट है मित्रों, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अब ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आज हमने देखे एक दो जगहों पर कुछ आपने देखा कि ऑप्शन में इधर उधर फेर था, तो मैंने सही आपको बताने का प्रयास किया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ समग्र शिक्षा प्रोग्राम? समग्र शिक्षा प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ब्रिंगिंग सोशल एंड जेंडर गैप इन स्कूल एजुकेशन, डिक्रीजिंग वोकेशनलिज्म ऑफ द एजुकेशन, बोथ ए और बी, और बोथ ए और बी इज नॉट करेक्ट। इज नॉट करेक्ट मतलब बोथ ए और बी करेक्ट है या बोथ ए और बी नॉट करेक्ट या नहीं करेक्ट है। तो ऐसे में जो सही आंसर है बेटा, वो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए है कि ब्रिंगिंग द सोशल एंड जेंडर गैप ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, सोशल और जेंडर गैप के लिए स्कूल एजुकेशन समग्र शिक्षा का क्या है? एक प्रमुख उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, हमें लोगों की सामाजिक और लैंगिकता के गैप को खत्म करना है, उनके बीच में एक समानता लेकर आना है, सहूलियत लेकर आना है, ताकि समग्र शिक्षा का अभियान आगे बढ़ सके और उस पर हम अच्छे से विकास कर सकें। तो प्यारे मित्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ है। अभी अगले सेशन में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर बेटा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.